नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में मैं शशि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे बीच मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान व्यक्तित्व महामहिम श्री गंगा प्रसाद जी हैं, जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, साथ ही मेघालय और सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि 1994 में बिहार विधान परिषद के द्वारा चुने गए और 18 वर्षों तक इसके सदस्य बने रहे। उसके अलावा मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद 2018 में इन्होंने सिक्किम के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके अलावा दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं उपनेता सत्तारूढ़ दल के रूप में भी इन्होंने दायित्व का निर्वहन किया। कई सामाजिक संगठनों से भी इनका जुड़ाव और लगाव रहा। आइए ऐसे महान शख्सियत का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के कार्यक्रम में। चलिए, बधाई, नमस्ते। प्रणाम सर। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा बचपन बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है, तो आपका बचपन कहाँ बीता और आपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? देखिए, बचपन एक खाजपुरा पंचायत, ग्राम पंचायत, उसी खाजपुरा में गांव जो है खाजपुरा, उसी में बचपन हमारा बीता। और ये जो बतला दूं कि काफ़ी अरसे से लगभग हमारे पूर्वज लोग इस खाजपुरा में लगभग 350 बरस से ऊपर से यहाँ पर रहे हैं, तो बीता वहीं पर जी। और प्रारंभ का जो शिक्षा है खाजपुरा में शिव मंदिर एक, और उसी के कैंपस में पाठशाला चलता था, जिस पाठशाला में 1 से लेकर के तीसरा तक वो पढ़ाई होती थी। उसी पाठशाला में हमारी तीसरा तक पढ़ाई हुआ जी। और सर, इससे आगे की पढ़ाई के लिए आप कहाँ गए? उसके बाद फिर हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल जी, जिसमें कि चौथा में नाम लिखाया, और चौथा से लेकर मैट्रिक तक उसी स्कूल में पढ़ाई किया। आप एक व्यावसायिक फैमिली से आते हैं। आपके जो पिताजी हैं बहुत ही कुशल उद्यमी रहे हैं सर, और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय रहे। तो आपने राजनीति की तरफ कैसे रुख किया सर? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? ऐसा हुआ कि ये 2067 में चुनाव का समय था। उस समय खास करके हमारे पिताजी जो बाबू मुंदर शाह जी, और एक व्यवसायी तो थे ही, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी अरसे तक वो मुखिया रहे हैं क्षेत्र में। तो इस तरह उन्होंने ही प्रेरित किया। और पहले 1967 में मैंने भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा उस समय, तो उस समय बहुत मैंने जनसंघ का बहुत प्रचार बहुत कम था, मगर फिर भी हमारी अच्छी स्थिति रही और काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। बड़े अच्छे ढंग से हमारा प्रचार हुआ था। सर, जैसे कि मैंने सुना है आपके बारे में कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से आप काफ़ी प्रेरित हुए थे सर, और इस तरह से आपने जनसंघ में शामिल हुए आप। तो ये आपके राजनीति जीवन का नया दौर था, एकदम शुरुआती दौर जिसको बोलते हैं। तो कैसा रहा था आपका ये सफ़र? नहीं, जनसंघ का तो पहले उस ओर श्रद्धा काफ़ी थी उसके प्रति, और हमारे पिताजी का भी उस ओर झुकाव था। वो भी एक राष्ट्रवादी विचार वाले व्यक्ति थे, तो इस तरह उन्होंने ही प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनसंघ से मैंने चुनाव लड़ा था। तो इस तरह मैंने कहा जाए कि जनसंघ जिसका कि बिल्कुल सोच, विचारधारा, एक राष्ट्रवादी सोच, ये सब कई ऐसे कारण था जो हमें प्रभावित किया, और इस तरह से करके मैंने अपना राजनीतिक जैसी जीवन उससे प्रारंभ किया। अभी तो भूतपूर्व राज्यपाल हैं, जब बने आप मेघालय के राज्यपाल और फिर सिक्किम के भी राज्यपाल आप बने, ये हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? 30 सितंबर को जी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया
गंगा वो कहाँ है। तो उस समय मैं हरिद्वार में था। हरिद्वार वानप्रस्थ आश्रम एक है जहाँ पर कि लोग जाकर रहते हैं, वानप्रस्थी लोग रहते हैं। तो मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ, एक सप्ताह में रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आज मैं हरिद्वार में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जिम्मेदारी दे रहा हूँ, राज्यपाल बना रहा हूँ। तो यह, और बाद में दूसरे दिन यह सब जगह समाचार पत्रों इन सब में आ गया, तो दूरदर्शन सभी जगह आ गया कि मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। इस तरह से करके हमारा वो प्रारंभ हुआ। और 5 अक्टूबर उस समय एडीसी वो लोग सब लेने आ गए। तो 5 अक्टूबर को मैंने शपथ ग्रहण लिया था। तो कैसा रहा था सर सफ़र? कुछ चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ आप साझा करें हम लोगों के साथ में। देखिए, से सिक्किम बनने पर, यहाँ पहले राज्यपाल बनने पर मेघालय का जी, हमारा प्रयास रहा गांव में जाना और गांवों के लोगों की जानकारी प्राप्त करना, क्या उनकी कठिनाई है और उससे मैं दूर करने का प्रयास करना। तो कई चीज़ मैंने बहुत अच्छे ढंग से मेघालय का हल्दी जो है उसका कुरकुमिंग जो है बहुत मैंने ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा उसका परसेंटेज और जगहों से कहीं 2%, कहीं 3, और वहाँ पर जो है लगभग 6.5 7.5% तक। और वो कई दवा में, फिर ये ब्यूटिशियन, उसमें भी कई चीज़ें उसका उपयोग होता है। जी जी। तो मैं वहाँ पर किसानों की बैठक किया था जिसमें लगभग 1000 फार्मर्स लोग आए थे, जिसमें महिलाएं ज़्यादा थी। और उन लोगों के साथ बैठक किया। और फिर हरिद्वार से, हैदराबाद से बुलाए थे, वहाँ से टेक्नीशियन, वहाँ से कैपिटलिस्ट, ये सभी लोग उसमें आए थे। और उस पर उन लोग काफ़ी उस पर वार्ता हुई। और बाद में पता लगा, उसके बाद तो लगभग उन लोगों के बीच में जो काम हुआ तो हल्दी की खेती काफ़ी बढ़ गया और उन लोगों का उसका दाम भी बढ़ गया। और बाद में हमें जानकारी जो मिली, बाद में मुख्यमंत्री मिले जब मैं सिक्किम में आ गया, तो काफ़ी उन्होंने बतलाया कि उसका ये परिणाम हुआ कि 7 गुना 8 गुना हल्दी की खेती वहाँ होना शुरू हो गया। और इस तरह से लोग काफ़ी लाभान्वित, और वहाँ फैक्ट्री भी बैठ गया। ये तो बहुत अच्छा। इस तरह काफ़ी काम। उसके बाद वहाँ जो है खाद बनाने का लोग अपना बड़ा ढंग से उसका तरीका है। इसके लिए कई जगह पर गाय भी हमने उपलब्ध कराया। और कटहल जो है वो लगभग 200 करोड़ का बर्बाद होता था। तो कटहल पर मैंने उसमें सेमिनार किया और उसके बाद किसानों को उससे काफ़ी लाभ होने लगा। उस कटहल कई प्रयोग करने लगे लोग, अचार बनाना और कई चीज़ करना, तो उससे काफ़ी किसानों को लाभ हुआ। देश के जो युवा हैं आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो उनको क्या आप ये देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? और वो क्या करे अपने लाइफ में, करियर में क्या करे जो कि देश के लिए भी कुछ कर पाए? देखिए, पहले तो है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए कई ऐसे नियम है, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, आसन करना, तो ये सब प्रतिदिन लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ खान पान शुद्ध रहे, उसके लिए भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो बता दूं, मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। तो ये है कि और ख़ास करके युवकों को, चूँकि वही एक उम्र है, उस उम्र में अपने जीवन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाने का, इसलिए युवकों को ज़्यादा दायित्व बनता है कि इस तरह से प्राणायाम और व्यायाम और करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। जो किसी प्रकार सबके लिए तकलीफ होने पर व्यक्ति अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। जैसे आज हमें खांसी सर्दी हो गया, अब इस वजह से मैं बहुत अच्छे ढंग से बातें नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो है, व्यक्ति स्वस्थ रहने ही सब कुछ कर सकता है। अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं आप? नहीं, समय तो देखिए, समय तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अपने समय को, देखिए सबके लिए समय एक सा है, किसी के लिए कम और ज़्यादा नहीं है, सबके लिए एक सा है। और किसी में ताकत नहीं कि कोई एक सेकंड रोक तो दे, बल्कि सबों के लिए जिसने समय के साथ अपने आप को जोड़ा है वही आगे बढ़ता है। तो इस तरह से कार्य करना, समय के साथ मिल करके, सभी, चाहे विद्यार्थी हो कोई और चाहे कोई व्यापारी हो, हर चीज़ समय के अनुसार काम करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जिन्हें राज्यपाल बनाया गया, तो ये बातें हम सभी को बहुत गौरवान्वित करती हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताएं हमें। ये तो प्रसन्नता की बात थी। और बनने के बाद
मैंने कभी भी ये ध्यान नहीं ये रख दिया कि मैं राज्यपाल हूँ तो बहुत ऊंचे पद पर चला गया, जी। बल्कि सबों से मिलना जुलना कई चीज़ मैंने ध्यान रखता था कि प्रोटोकॉल से अलग हट करके मैं जब इधर सिक्किम में जाते थे तो सिलीगुड़ी में एक सब्जी मार्केट था, वहाँ मैं स्वयं सब्जी अपने से मन लाइक खरीदना ऐसे खरीदना खुद ये से जा करना, करके से। तो कई चीज़ें ऐसे काम करते थे। बाज़ार में सिक्किम में था, कई बार मार्केट में जाना, मार्केटिंग करना, वहाँ क्या खरीदना, तो ये सब कार्य मैं करते रहता था। जी सर, जब आप यहाँ के जब राज्यपाल मेघालय के थे तो सर आपने जो पारंपरिक प्रोटोकॉल था तो इसको आपने स्वीकार नहीं किया था कि इतनी सारी जो गाड़ियाँ आपके साथ में चले, काफिला, तो आपने इनकार किया था इसको। तो इस बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा था कि मैंने कहीं जैसे गांव में गए या किसी ज़िला में गए तो पीछे देखते थे काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ी पीछे चल रही है, आगे पीछे, और जिसके वजह से आम जनता को कठिनाई होता था। आम जनता का रुक जाना पड़ता था, बहुत देर तक उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ता कि रास्ता खाली हो, रास्ता सब जाम हो जाता था सब ये राज्यपाल के लिए। तो इस बात से इसको रखा कि भाई ये ज़रूरत नहीं है। पहले होता क्या था, जिस जिला में जा रहे हैं उस जिला के पदाधिकारी लोग पहले ही आ जाते थे ये राजभवन, और फिर साथ साथ चलते थे। उन लोगों को सबको मना कर दिया कि भाई जो जिला में हो जिला में ही रहे, बाकी यहाँ अपना एक दो गाड़ी है वो साथ साथ चलेगी। तो इस तरह से वो एक प्रयास रखा कि जिससे आम जनता के तकलीफ न हो। पारंपरिक जो प्रोटोकॉल था जो आपको दिए गए थे तो आपने इसको स्वीकार नहीं किया। काफिला आपके साथ में जो चलती थी तो आपने कहा था कि शायद ये मतलब एक अतिरिक्त खर्च भी होगा राजकोष पर, और तो राजकोष का अतिरिक्त खर्च होता था और दूसरा आम जनता को परेशानी होती थी। क्योंकि देखते हैं बहुत समय हमें भी तो मैंने जब रहता है कई लोग मैंने मुख्यमंत्री राज्यपाल जा रहे हैं तो गाड़ी सड़क पर रुक जाती है, तो काफ़ी परेशानी होती है उस समय और काफ़ी तकलीफ होता है मन के। तो इसलिए उस चीज़ को तो मैं अनुभव किए हुए थे और इस वजह से इसी सोच के कारण मैंने उसे बंद किया था। इस एज में भी काफ़ी फिट और तंदुरुस्त है, तो आपका दिनचर्या क्या है? दिनचर्या बताया ना, प्रतिदिन योग प्राणायाम ये सब लगभग करीब करीब एक घंटा या 1 घंटा ज़्यादा 1.5 घंटा इस तरह से मैं करना, और प्रतिदिन हवन करने का चाहिए है। एक हवन जो है उसमें भी जड़ी बूटी डालना ताकि वातावरण शुद्ध रहे। और देखिए हवन का बहुत लोगों ने रखते हैं कि क्यों, कारण है प्रतिदिन मल मूत्र के द्वारा हम तो गंदगी फैला रहे हैं, तो उसे उसकी निदान करने के लिए ये ज़रूरी है कि हवन करना। तो इस चीज़ को मैं हवन करना, तो ये सब एक दिनचर्या बना के रखे हैं जो स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उस वक्त का बात है जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में आया था ये सवाल कि वहाँ पे मीटिंग होती थी, 2-3 मीटिंग होती थी यहाँ खासपुरा में ही, बेली रोड में शायद घर पर आपके। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बारे में, थोड़ा डिटेल में आप बताएं सर हम लोगों को। ऐसा है कि आपातकाल लगा जी, तो मैं पकड़ में तो आया नहीं, कई बार प्रयास किया पकड़ने का जी। अंत में लोगों ने कुर्की जब्ती करने का, और कुर्की जब्ती में जानवर को जो गाय बछड़ा उसको खोल लिया था। और हम बगल में एक अपने चचारिया भाई के पास बैठे हुए थे, सब मैंने सूचना मिलते रहता था। तो लोगों ने कहा जैसे गाय रो रही है, तब मैंने गिरफ्तारी जा करके दानापुर, चूँकि कार्य क्षेत्र दानापुर था, तो SDO के सामने जाके मैंने गिरफ्तारी दिया और रात्रि वही थाना में रहा, और दूसरे दिन कैंप जेल में दूसरे दिन ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद जो बाढ़ आया था पटना में, बहुत भयंकर बाढ़, जिसके कारण कई जगह समूचा मैंने कई जगह डूब गया हुआ था। तो बाढ़ आने करीब लगभग जेल में रहने के 2 महीना 1.5 या 2 महीना बाद ये बाढ़ आया था जी। तो उस समय लोगों ने मैंने ये पेरोल पर हमें मैंने ये मिला, छुट्टी करने पर बाढ़ के नाम पर कि भाई ये ज़रूरी मैंने घर में इनका बाढ़ आया, पानी आया है, तो मिला। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर ASP सुवर्णो साहब दानापुर में थे, उनसे मैं जाके मिला और उनसे कहा कि भाई देखिए दानापुर हमारा एक व्यापारिक क्षेत्र है, इसलिए मैं आना जाना रखूँगा। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है
और अभी और बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा यदि राजनीतिक काम किया तो। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन उसके बाद मैंने काम समझी कि एक तरह से जो मुख्य जनसंघ का जो ऑफिस कार्यालय सब पर तो ताला बंद था, जी जी, क्योंकि इससे हमारा घर ही जो है एक अड्डा बना हुआ। और ये सबसे बड़ी कारण था कि हमारे घर पर जो कि पिताजी मुखिया रहे, मैं चुनाव पहले लड़ चुका था, इसलिए 10-20 लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से बैठ के जो है लगातार बैठ के, कभी महीना में कभी 15 दिन पर, इस तरह से बैठ के हुआ करती थी। और उस समय माननीय रज्जू भैया जो बाद में सरसंचालक बने, वो जनसंघ के नाते, आरएसएस के नाते वो मैंने आना, बैठक रखना, और उस बैठक में लगभग 20, 25, 30 इस तरह से लोग रहते थे और प्रदेश के स्तर पर बैठक होती थी। जी जी, अकेले पत्नी जो है सबों का खाना बनाना, इतने सारे लोगों का, क्योंकि बाहर से बुला नहीं सकते थे, हाँ, जानकारी हुई थी कुछ हो रहा है, तो फिर इसलिए अकेले सबका मैंने खाना बनाती थी ये जी। और समय इस तरह से चलता था। पिताजी समूचा मैंने रोक सकते थे कि अभी कुर्की जब्ती हुआ है, तुम्हारी गिरफ्तारी हुई, आप फिर उसी काम को कर रहे हो, लेकिन नहीं, पिताजी का भी सहयोग मिला। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पत्नी और पिताजी का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलता तो शायद वो जो हमारा एक दायित्व जिसको मैं राष्ट्र के लिए निभा रहा था, शायद उसमें मैं असफल रहता। लेकिन कम सबको सहयोग मिला और इस तरह से करके मैंने कहा जाए कि आपातकाल का एक अड्डा, हमारा घर ही मुख्य रूप से अड्डा था और बहुत लोग उसमें, कई लोग आए, कई लोगों का मैंने नोट नहीं कर सकता था, कई लोग आकर बैठना ही करना। और उसी दौरान जब जेपी जो है पेरोल पर छूट के आए थे और उस समय आए माननीय भावराव जी, बड़े नेता थे आरएसएस के संघ के, तो घर पर आए और फिर प्रोग्राम बना कि जेपी से मिलने का। तो जा कर के एक व्यक्ति ने वहाँ पर जाकर जेपी से बातचीत किए और वो तय हुआ, मृत्युंजय बाबू जो राजेंद्र बाबू के सुपुत्र हैं, उनके घर पर तय हुआ। यहाँ से जब पहुँचा गया, उनके यहाँ पहुँच गए मृत्युंजय बाबू के यहाँ, क्या है आज हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, क्या है आप लोग मैंने गलत आ गए, जेपी बरसात में घर से नहीं आएंगे। इतने ही में सायरन बजता हुआ गाड़ी आया तो तुरंत बिना पूछे हुए भावराव जी अंदर हिल गए और उधर से भावराव जी जेपी आए। बहुत देर तक दोनों में लगभग आधा पौन घंटा तक बातचीत हुई। तो फिर उसके बाद भावराव जी हमारे घर पर आए, जेपी फिर वहाँ गए। तो इस तरह का कार्य जो था, जो काफ़ी एक कहा जाए कि मैंने जो बहुत चुनौतीपूर्ण था सर, चुनौती तो था ही, और जो स्थिति थी, एक कार्य का भी जो सूचना मिल गया रहता इंदिरा जी को तो घर पर बुलडोजर भिड़वा देती। लेकिन सारी चीज़ें गुप्त रहा। तो इसके लिए मैं समझिए परिवार को, लोग को भी, और अगल बगल के लोग थे उन्हें भी हो सकता है कोई जानकारी तो जरूर मिलता होगा, पर फिर भी किसी ने इस बात को ओपन नहीं किया और जिसके वजह से लगातार यह कार्यक्रम घर पर चलता रहा। माननीय कैलाशपति मिश्र जी, वो बाद में राज्यपाल भी बने और बड़े नेता, उनका मैंने समझ 3/4 समय घर पर ही मैंने कटा उनका, रह करके बैठे, कहीं से घूम के आवे और गुप्त रूप से बैठ के। तो इस तरह कई ऐसे बैठ के, एक नहीं अनेकों बैठ के मैंने चलता रहा। इन सबों को मैंने करके अच्छे ढंग से निभाया मैंने। जी, ये तो आपातकाल के समय की बात है और सारे लोग जानते हैं, इसको पढ़े हैं सर। तो एक जानना चाहूँगी कि उस समय का कोई ऐसा वाकया जो आपको, आपके दिल को छू लिया हो। उसी समय एक बउआ जी थे जो अशोक सिनेमा के मालिक बउआ जी, वो बिहार के सरसंचालक थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था भावराव जी को, और उसका जवाब मांगे थे। तो कई प्रश्न में पूरा ख्याल नहीं, एक प्रश्न भी था, क्या निकट भविष्य में आपातकाल उठने हटने की संभावना? तो उसका उत्तर था नहीं। मैंने उस समय जो, उसके बावजूद भी कहीं मैंने हमें उसके अलावे भी कभी हमें मन में संकोच नहीं हुआ, बल्कि एक आनंद आता था काम करने में। और पिताजी भी सहयोग पूछा करते थे हमेशा कि भाई खान पान अच्छे ढंग से हुआ ना, इस सब की बात। तो देखा ना कि सबों का जो सहयोग मैंने रहता था, इस तरह से बैठ के मैंने पूरे दिन भर चलती थी। पूरे परिवार का सहयोग आपके साथ था सर जी। क्योंकि जेल से आने के बाद में जनरली होता है कि घर के लोग ना, मतलब वो ये मना करते हैं कि भाई ये आप मत कीजिए। तो इस तरह से राजनीति में आप आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़ कर नहीं देखा आपने, और लोगों के लिए इतने सारे काम किए। वो रहा उस समय, समझिए कि कई जे अटल जी आते थे,
अब तो लाव लश्कर तो काफ़ी रहता है, लोग आते हैं तब। बहुत सर। उस समय अकेले आते थे, जी। आते गाड़ी पर चले, गाड़ी में बैठे साथ में और मैंने आना घर पर लाए। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी के जीवन पर आधारित पुस्तक स्मृति साक्ष्य और गंगा पर्व के लोकार्पण का आयोजन पटना के बापू सभागार में 31 जुलाई 2022 को किया गया था। वाकई में ये कितनी ही स्मृतियों का साक्षी होगा। विचारों के साथ व्यवहार में जीने वाले कार्यकर्ता का स्मृति हम सबों के लिए सर प्रेरणादायक है। तो इस के बारे में आप हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने जब से होश संभाला और जनसंघ का ज्वाइन किया, तब से कई पदों पर रहने का अवसर मिला। भारतीय जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उसमें कई भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महामंत्री बने और कई चीफ दल का नेता बने। तो कई ऐसे कार्य को करने का मौका मिला और उसी में कई आर्य समाज से मैं जुड़ा रहा बचपन से ही। आर्य समाज का बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा, उसका मैं प्रधान रहा। उसके बाद खाद्यान्न व्यवसायी संघ, जो समूचा ये फूड ग्रेन ये सब जो अनाज वगैरह जितनी चीज़ें हैं, उसका पूरे प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उसका लघु उद्योग भारती, जो छोटे उद्योग के लिए, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा। और उस पर कई बार मैंने विधान परिषद में रहा तो कई बार क्वेश्चन उठाया कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। जी। दधीची देहदान समिति, उसका जो है मैंने प्रदेश का मैं अध्यक्ष, और माननीय मोहन भागवत जी जो सर संचालक हैं अभी, उन्होंने उनके कार्यक्रम में अच्छी संख्या में लोग जुटे थे, हम और माननीय सुशील मोदी जी। तो उसमें दधीची देहदान समिति में उसके अध्यक्ष हम, और माननीय सुशील कुमार मोदी जी वो थे मुख्य संरक्षक। और उसी समय हम दोनों ने घोषणा किया था पूर्ण शरीर दान करने का। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे परिवार के सभी लोगों की जानकारी है कि इन्होंने घोषणा कर दिया। तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ रहता है कि दुख की घड़ी रहती है, परिवार के लोग सूचना करते हैं हमारी समिति को, और तब जाकर हम लोग हॉस्पिटल को सूचना करते हैं। और अभी तक लगभग 1500 लोगों ने नेत्रदान किया है, और नेत्र मैंने इस तरह से करीब लगभग इतने ही लोगों को नेत्र लग भी चुका है, और 19 लोगों ने पूरा शरीर दान किया। तो इस तरह से कार्य धीरे धीरे हमारे दधीची देहदान एक अच्छी मैंने संस्था और बहुत उपयोगी और मानव के लिए, मानवता के लिए सबसे मैंने उत्तम कार्य है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो इस कार्य को निरंतर हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आपकी इस विचारधारा से हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब सहमत होंगे और बहुत ही प्रभावित होंगे। सर चलते चलते आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी है कि राष्ट्रभक्ति, और दूसरे बात आध्यात्मिक, एक तो अपना है ही आध्यात्मिक कार्य करें, लेकिन राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना, राष्ट्र सबसे बड़ा है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से राष्ट्र, इसलिए राष्ट्र के हित में सबों को कार्य करना चाहिए। और इस चीज़ से मैं लोगों को इसके लिए आग्रह करता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा राष्ट्र सबसे एक प्राचीन राष्ट्र है, देश हमारा सबसे प्राचीन और गौरवमयी देश का इतिहास रहा है। यह गौरव हर तरह से संपन्न यह देश हमारा रहा है, लेकिन काफ़ी अर्थे तक देश गुलाम रहा, और गुलाम रहने के कारण हमारी कला, कौशल, हुनर, उद्योग सबको समाप्त किया गया। फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर से हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहा आत्मनिर्भर भारत, इसे बनाना है, तो इसके लिए कार्य करना है और सभी लोग मिलकर काम करें। अभी अमृत महोत्सव मनाया गया था, जो आज़ादी का 75 वर्ष, हम सभी उसे याद करके उन शहीदों को याद कर रहे थे। एक नहीं, लाखों ने अपनी कुर्बानी दी, तब यह देश आज़ाद हुआ। अब जो है इसे देश की शताब्दी जो है वो लगभग, अब तो 2 वर्ष और ये अमृत महोत्सव का बीत गया, अब 23 वर्ष रहा शताब्दी का। अब ऐसे भारत को बनाना है जिस समय शताब्दी मनाएं, उस समय भारत इस रूप में खड़ा रहे कि संसार का नेतृत्व करने की शक्ति हो। तो इसके लिए सबों को सोचना है कि जिस समय शताब्दी देश का मनाए, तो उस समय हमारा शताब्दी में हमारा भारत प्राचीन गौरव गरिमा को फिर से प्राप्त करके और संसार का नेतृत्व करे, ऐसा हमें कार्य करते हुए, और इसके लिए सबको कार्य करना है।
अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए और साथ साथ समाज के लिए। सर, आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त दिया हम सबों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको इसके लिए बधाई, सबों को नमस्ते और सबके प्रति शुभकामना। सबका मंगलमय जीवन हो, प्रभु से प्रार्थना। दर्शकों, अभी आपने देखा महान व्यक्तित्व के स्वामी श्री गंगा प्रसाद जी को। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkepatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।